आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये है यूनिट नंबर 4, एवेल्यूएटिव रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और हमारे सब्जेक्ट का नाम है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न। और मैं आपके साथ मोहम्मद सफला खान मुखातिब हूँ, और हमारे कोर्स कोड का नाम 8616 है, और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। आइए से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल। द परफॉर्मेंस रिव्यू प्रोसेस शैल बी कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रोसीजर्स। यानी कि जो सारे के सारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो प्रोसेस है, इसका क्या प्रोसीजर है, वो हम आगे मंदा जज़र देखने जा रहे हैं। तो नंबर 1 क्या है, आइए पढ़ते हैं। नंबर 1, द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस हैज़ अ 4 फेज अप्रोच: प्लानिंग, कोचिंग, रिव्यूइंग एंड रिवॉर्डिंग। यानी कि परफॉर्मेंस कोचेस के प्रोसेस के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस के 4 फेज़ होते हैं, जिसमें एक पहला प्लानिंग है, दूसरा कोचिंग है, तीसरा रिव्यूइंग है, और चौथा जो है वो रिवॉर्डिंग है। नंबर 2, द परफॉर्मेंस साइकिल इज़ इन लाइन विद द फिजिकल ईयर जुलाई 1 थ्रू जून 30। यानी कि जो फिजिकल ईयर है, ये इससे जो है इसके परफॉर्मेंस से जो रिलेट करता है, जो कि जुलाई 1 से शुरू होता है और जून 30 को बंद होता है। आगे हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये है द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विल यूज द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रेजल प्रोग्राम टू इंश्योर दैट अप्रेजल फॉर्म्स आर accessible to the immediate supervisor and the second level supervisor। यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो प्ले करता है, वो अप्रेजर्स के लिए करता है। किन लोगों के लिए कि एक अपने फॉर्म इमीडिएट करने के लिए, ताकि जो सुपरवाइज़र हैं और जो सेकेंडली जो है ये जो सेकंड सुपरवाइज़र हैं, दोनों सुपरवाइज़र से मिलके जो है अप्रेजर तैयार होता है, ताकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब कि जिन लोगों को नौकरी देनी है वो उनके बारे में जो है जॉब के लिए जो है वो इंतखाब करता है। आइए चलते नेक्स्ट पॉइंट में। ये हमारा है परफॉर्मेंस अप्रेजल से ही हम आगे शुरू करें। इसमें पहले हमारे पास जैसे आपको पहले वो 4 पॉइंट बताए थे, अभी वो हम उन्हें आगे देख रहे हैं। पहले आता है प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग में आता है डिवीजन, डिपार्टमेंट, सुपरवाइज़र, कम्युनिकेट, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइज गोल्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़। यानी कि जो इसके लिए प्लान किया जाता है कि जो डिवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट्स को, सुपरवाइज़र डिवाइड करते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट होंगे, वो क्या गोल देंगे और उनको क्या जॉब दी जाएगी, उसको इस पे किया। फिर अगला है हमारे पास सारे इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट ड्राफ्ट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स यूजिंग द स्मार्ट फॉर्मेट, स्पेशल मेजरमेंट, अटेंडेंस, रेलिवेंट एंड टाइम बेस्ड। हाँ जी, अब इसमें हमने एक बड़ा अच्छी एक चीज़ यूज़ हो रही है, एक मुखफ़फ़ यूज़ हो रही है, जिसे हम SMART फॉर्मेट के तहत जो होता है ये एम्प्लॉयज़ को ये रखने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव है इंडिविजुअल लेवल पे जो है एक ड्राफ्ट जो है डेवलप करता है। तो उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक बताया जाता है कौन सी जॉब हो, फिर एस से जो रिप्रेजेंट हो रहा है, फिर एम से रिप्रेजेंट हो रहा है, मेजरेबल के उसे मेजरेबल वो उसको किया जाए, फिर ए से जो रिप्रेजेंट वो अटेंडेबल यूज़ हो रहा है, आर से रिप्रेजेंट रेलिवेंट है कि रेलिवेंट जॉब से रिलेटेड चीज़, और टी से टाइम बेस की कितने टाइम बेस के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा या कुछ और होगा, उसका क्या होगा वो उसमें बेस, या 6 महीने के लिए जॉब होगी, टेम्प्रेरी होगी, सब कुछ इसमें जो है बताया जाता है, उसके मुताबिक सेट किया जाता है ये ड्राफ्ट। आई एम चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। ये है कोचिंग। कोचिंग में क्या है, पढ़ते हैं द सुपरवाइजर ट्रैक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड reinforce coaches to improve performance and further development the employees। ये क्या होता है, सुपरवाइजर जो होता है ये डेवलप करता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को एंड रीइंफोर्स करता है कोचेस को टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड फर्दर डेवलपमेंट द एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो है द एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्म्स द सुपरवाइजर अबाउट एंड सक्सेस बैरियर्स टू सक्सेस थ्रू टुगेदर दे असेस to ongoing relevant of goals and make appropriate modification। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपने जो एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करता है कि कौन से सुपरवाइज़र जो है
उनको जो है कौन से बैरियर्स जो हैं वो सक्सेसफुली हमें रखने हैं और कौन सी जो है चीज़ों को हमने बताना है, ताकि जब हम किसी एम्प्लॉय को रखें इसके लिए कोचिंग दी जाती है। और ऑनगोइंग जो प्रोसेस है उसको जो है इसमें उसके लिए गोल सेट किए जाते हैं और उसको मॉडिफाई करने के लिए बात की जाती है। आगे हम चलते हैं रिव्यूइंग की तरफ। इसमें कहते हैं नो लेटर देन डेडलाइन सुपरवाइजर मैनेजर विल कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल। जैसे कि हर चीज़ की डेडलाइन होती है, इसी तरह सुपरवाइजर और मैनेजर एक डेडलाइन तय करते हैं, उससे आगे या पीछे जो है काम नहीं होता, उसी में बंदों को रखना होता है और उनकी रिव्यूइंग करनी होती है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, द पर्सन हु completes and sign and performance evaluate report as the rater of an employee must be the employee's immediate supervisor। जो बंदा जो है वो इवेल्यूएट करता है रिपोर्ट को परफॉर्मेंस की बेस पे एम्प्लॉयज़ की, उसे रेटिंग देता है, उसको जो है इमीडिएट जो है सुपरवाइज़र को जो है आगाही देनी पड़ती है, ये इसमें बताया हुआ है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। ये बताता है द फॉलोइंग द एम्प्लॉयज़ कैन रिक्वायर्स अ मीटिंग विद द रिव्यूइंग ऑफिस इफ़ नेसेसरी। जिसमें फिर हमारे पास अगले पॉइंट आ रहे हैं, वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड एक होता है, एक है मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। आइए हम देखते हैं इस टेबल पे जो हमें गिवन है इसमें क्या लिखा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब एनालिसिस रिलेशनशिप। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं पहले जॉब एनालिसिस है, फिर बीच में परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं, फिर राइट पे जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स है। तो देखते हैं जॉब एनालिसिस में क्या लिखा है। डिस्क्राइब द वर्क एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। यानी कि जो जॉब एनालिसिस इसमें जो है वो एग्जैक्टली बताया जाएगा कि आपको क्या जॉब चाहिए, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो इसमें दी जाती है कि एग्जैक्टली क्या जॉब चाहिए। फिर है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, इसमें ट्रांसलेट जॉब रिक्वायरमेंट इनटू लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। यानी कि इसमें जो एक जॉब की एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है, यानी कि क्या उसकी एक्सेप्टेबल है और क्या अनएक्सेप्टेबल है परफॉर्मेंस, ये जो चाहिए कि एम्प्लॉय से वो इसमें बयान की जाती है, अच्छा अच्छी तरह ट्रांसलेट किया जाता है। आगे हम जाते आते हैं नेक्स्ट आ रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में क्या आता है, डिस्क्राइब द जॉब रेलिवेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल। इसमें हर जो जॉब है इससे हमें बताया जाता है स्ट्रेंथ और वीकनेस एक इंडिविजुअल की जो है वो डिस्क्राइब की जाती है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जी। तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, यूज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो क्या यूजेस हैं इस परफॉर्मेंस अप्रेजल के, जब हम करते हैं नंबर 1 पे क्या आता है, प्रमोशंस। यानी कि जो एम्प्लॉय अच्छी परफॉर्मेंस देता है अप्रेजल की उसकी प्रमोशन होती है। नंबर 2 पे क्या, कन्फर्मेशंस दी जाती हैं ऊपर के लेवल को छोटे लेवल में कि ये जो बंदा है ये इसने की परफॉर्मेंस किस तरह की उसके बारे में इसकी राय दी जाती है, जिससे कहते हैं ACR जो होती है किसी बंदे की, वो इसमें जो होती है एक छोटा ऑफिसर बड़े ऑफिसर की ACR लिखता है, वो अच्छी और बुरी होती है, इसी पे उसकी जो परफॉर्मेंस जो प्रमोशन होती है नहीं होती, ये भी कन्फर्मेशन में ही आता है। आगे नंबर 3 जो है ये है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एम्प्लॉय की जाती है, जो काम करवाए जैसे सॉफ्टवेयर है, नया सॉफ्टवेयर है उसके बाद में ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उसे डेवलप किया जाएगा और फिर उसको उस जॉब पे बिठाया जाएगा। फिर के नंबर 4 पे कंपनसेशन एंड रिव्यूइंग। कंपनसेशन दी जाएगी अगर उसने कोई ज़्यादा घंटे काम किया है या कोई और चीज़ मैटर हुआ तो उस पर कंपनसेट की जाएगी उसकी और उसकी रिव्यू को देख के। फिर है कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग। कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग इसमें की जाती है। उसके बाद इम्प्रूव कम्युनिकेशन जो है इससे इम्प्रूव किया जाता है जो हायर हायरार्की के लोअर हायरार्की के इनके दरमियान, ताकि कम्युनिकेशन कायम हो जाए। अगला जो है नंबर 7 जो है एवेल्यूएशन ऑफ HR प्रोग्राम। एवेल्यूएशन HR प्रोग्राम करते हर बंदी की एवेल्यूशन होती है कि जो जॉब पे एम्प्लॉय यानी टीचर वगैरह जो है ये जो है सही परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसकी HR में जो है ये जो है अच्छी जांच पड़ताल होती है। इसके लिए वही आपको जैसे मैंने बताया कि एवेल्यूएशन में जो है वो हमारे पास होता है एक क्वेश्चन से फिल किया जाता है जिसे स्टूडेंट इवैल्यूएशन फॉर्म कहते हैं या टीचर इवैल्यूएशन फॉर्म कहते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि टीचर जो कितना जो है वो रिलायबल था। ये HR के पास यही रिपोर्ट है जिस पर उस टीचर की जो कारकर्दगी है वो जो है पशेमान आती है। आगे हम चलते आगे एक पे है फीडबैक एंड ग्रीवेंसेस। फीडबैक इसमें जो है दिया जाता है हायर और लोअर हायरार्की की तरफ से, और ग्रीवेंसेस क्या उसकी गारंटीज़ है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है जी
एक और हमें इधर टेबल दिखाई जाए जिसको लिखा हुआ है गोल्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसमें पहले जनरल गोल्स लेफ्ट पे दिया हुआ है और राइट पे दिया हुआ है स्पेसिफिक गोल्स। आइए देखते, पहले हम देखते जनरल गोल्स में क्या है। डेवलपिंग डेवलपमेंटल यूज़, इसमें स्पेसिफिक गोल्स में आ रहे हैं इंडिविजुअल नीड, इंडिविजुअल आम लोगों की नीड, फिर परफॉर्मेंस फीडबैक, परफॉर्मेंस की फीडबैक के काम, फिर उसके बाद है ट्रांसफ़र एंड प्लेसमेंट्स, फिर है स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट नीड्स, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन यूज़, इसमें सैलरी है, प्रमोशन है, रिटेंशन है, टर्मिनेशन है, रिकॉग्निशन है, ले ऑफ्स हैं एंड पुअर परफॉर्मेंस आइडेंटिफिकेशन। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल मेंटेनेंस, इसमें क्या है HR प्लानिंग, ट्रेनिंग नीड्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीवमेंट, गोल इंडिविजुअल HR सिस्टम एवेल्युएशन, रीइंफोर्समेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, और फिर क्या है डॉक्यूमेंटेशन, वैलिड रिसर्च फॉर HR डिसीजन एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब इसमें क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो प्रोसेस है ये क्या है, इनके जो प्रोसेस है वो हम नंबर 1 में देखते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन ऑफ अप्रेजल, फिर क्या है जॉब एक्सपेक्टेशन इस्टेब्लिशमेंट, फिर क्या होता है डिज़ाइन एंड अप्रेजल प्रोग्राम, फिर क्या है अप्रेजल और अप्रेजल द परफॉर्मेंस, फिर क्या है परफॉर्मेंस इंटरव्यू, फिर क्या यूज़ डाटा फॉर अप्रोप्रिएट पर्पज़, फिर क्या है आइडेंटिफाई, और नंबर 7 पे है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ वेरिएबल्स, नंबर 8 पे यूज़ सोशल प्रोसेसेस, फिजिकल प्रोसेसेस, ह्यूमन एंड कंप्यूटर असिस्टेंट्स। तो ये जो 8 है आपके सामने जो है ये आ रहे हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है, इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल में आ रहा है डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सिस्टम्स अप्रेजल टू अप्रेजल्स, अप्रोचेस टू अप्रेजल्स। इसमें क्या नंबर लेफ्ट पे आप देख रहे हैं कैटेगरीज है, बीच में देख रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रेजल, और राइट पे देखें तो मॉडल सिस्टम अप्रेजल्स है। तो आइए देखते हैं क्या है कैटेगरीज है। कैटेगरीज में हमारे पास आता है गाइडिंग वैल्यूज़, गाइडिंग वैल्यूज़ में क्या आता है हमारे पास इंडिविजुअल कंट्रोल ओरिएंटेड डॉक्यूमेंटेशन, और फिर आ रहा है सिस्टमेटिक डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सोल्यूशन। फिर लीडरशिप स्टाइल में हमारे पास आ रहा है डायरेक्शन, एवेल्यूएटिव, फिर फैसिलिटेटिव और कोचिंग। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी में क्या आ रहा है ओकेजनल और फ्रीक्वेंट। फिर हमारे पास आ रहे हैं फॉर्मुलेट्स हाई और लो। रिवॉर्ड में हमारे पास रिवॉर्ड्स में हमारे पास आ रहे हैं इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये पूरे का पूरा आपके पास जो टेबल है ये एक समरी है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की, जिसमें मैं आपको अभी मैंने बताया कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में, रिवॉर्ड के बारे में होता है, ग्रुप होता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। फॉर्मुलेशंस के बारे में था कि अच्छी हाई की है, लो की है, इसकी फ्रीक्वेंसी चेक की है, फ्रीक्वेंसी में कि अच्छा ऑसिलेशन में घूम रहा है, कम फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी। लीडरशिप में कि डायरेक्शनल फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शन दी है एवेल्युएशन के लिए, या जो है कोचिंग है जिससे वो जो है लीडरशिप जो है वो इंडिविजुअल को खुद मुख्तियारिटी है। ये गाइडलाइन ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट्री बताया, सोल्यूशन बताया, और ट्रेडिशन पुराने और जो कैटेगरी और मॉडर्न जो है उसके बारे में बता दिया। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट में, इसको आस्ता आस्ता छोड़ते हुए हम गए नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। इसमें आ रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के आगे आ रहे हैं टेक्निक्स मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें क्या है न्यूमरस मेथड्स हैज़ बीन डिवाइज्ड टू मेजर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर है ब्रॉडली ऑल मेथड्स ऑफ अप्रेजल्स कैन बी डिवाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। इसकी 2 कैटेगरीज है, नंबर 1 क्या है पास्ट ओरिएंटेड मेथड्स, और नंबर क्या है फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी कि पुराने मेथड और फ्यूचर में आने वाले मेथड्स जो है वो इसमें डिस्क्राइब हो रहे हैं। आगे हम चलते हैं जी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में। तो ये आ रहा है पास्ट हम ओरिएंटेड को अब देखते हैं। इसमें क्या, इसमें रेटिंग स्केल है, चेकलिस्ट है, फॉर्मुलेट चॉइस मेथड है, फिर क्या है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूट मेथड है, फिर क्या क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड है, फिर क्या बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल है, फिर है फील्ड रिव्यू मेथड, फिर है परफॉर्मेंस टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन, फिर क्या कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, फिर क्या इजी मेथड, उसके बाद क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, फिर क्या है कंपैरेटिव एवेल्युएशन मेथड, रेटिंग्स एंड प्रेज कंपैरिजन, रैंकिंग मेथड एंड प्रेज कंपैरिजन मेथड।
तो ये सारे जो हैं ये हमारे पास ओरिएंटेड मेथड्स हमारे सामने आ गए हैं जो यूज़ होते हैं। आगे हम चलते फ्यूचरिस्टिक जो यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड्स की तरफ। तो इसमें क्या आ रहा है, नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एस्टेब्लिश गोल्स एंड डिस्क्राइब आउटकम फॉर ईच सबॉर्डिनेट, यानी कि हर इंडिविजुअल जो सबॉर्डिनेट है उसके लिए गोल्स और उसके जो आउटकम है वो डिस्क्राइब करे जाते हैं इस मैनेजमेंट के जरिए। साइकोलॉजिकल अप्रेजल किया जाता है, इसमें क्या आता है, क्वालिटी ऑफ द अप्रेजल लार्जली डिपेंड अपॉन द स्किल्स ऑफ साइकोलॉजिकल हु परफॉर्म द इवेल्युएशन। फिर हमारे पास आ जाता है असेसमेंट सेंटर्स, द टेक्निक्स वॉज फर्स्ट डेवलप इन USA एंड UK इन 1943। ये जो असेसमेंट सेंटर्स है इसकी जो पहली टेक्निक है ये USA और UK में 1943 में जो कायम की गई। आगे एडवांटेजेस इसी के ही हैं, वो है वेल कंडक्ट असेसमेंट सेंटर्स कैन अचीव बेटर फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड प्रोग्राम्स देन द अदर मेथड्स ऑफ अप्रेजल्स, यानी कि ये जो असेसमेंट है, ये जो सेंटर्स बनाए, इससे जो फ्यूचर की जो परफॉर्मेंस है और जो मेथड्स अप्रेजल के हम करते हैं ये उसमें जो है प्रोग्राम में बड़ी जो है बड़ा अच्छा जो है आउटकम दे सकती है। आगे हम चलते 360 डिग्री फीडबैक। अब ये क्या है, अब 360 फीडबैक जो है ये क्या है, अप्रेजल्स आर यूज टू मेजर इंटरपर्सनल स्किल्स, customer satisfaction and team building skills. However, on the negative side, reviewing feedback from the multiple sources can be intimidated, थ्रेटनिंग्स, यानी कि 360 अप्रेजल जो होता है ये टॉप से बॉटम कस्टमर जो है, जैसे कि स्टूडेंट है, टीचर है, टीम बिल्डिंग में मैं आपको क्या बता सकता हूँ, जो आगे के बंदे हैं, यानी कि सारे का सारा जो पूरा सिस्टम है इसमें जो है 360 एवेल्यूएशन ली जाती है फॉर्मल तरीके से, ताकि जो है फीडबैक ली जा सके ये क्वेश्चनर के जरिए, ताकि लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा ये कहते हैं ना हर चीज़ की जो शिद्दत है बहुतात है वो भी नुकसानदेह हो जाती है। जब ये बहुत ज़्यादा जो यानी कहते हैं ना हद से ज़्यादा गुजर जाना नहीं चाहिए, तो ये हद से जब हम गुजर जाते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे 360 फीडबैक में जब हम हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं तो इसके नुकसान होते हैं, उससे क्या होते हैं थ्रेट्स क्रिएट होती है और लड़ाई झगड़े होते हैं, तो और बहुत सारे मसाइल। तो ये 360 डिग्री फीडबैक के नुकसान आते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे उड़ के। तो इसमें क्या है, ये हमारे पास है फाइनेंशियल ऑडिट्स। इसमें क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट्स में क्या है, डिग डीप into and in the institutions, organizations, financial situations, probing according records, internal control policies, cash holders and other sensitive financial areas, यानी कि फाइनेंशियल एरिया ऑडिटिंग ही डिग करते हैं इंडिविजुअल ओरिएंटेड फाइनेंशियल सिचुएशंस को, जो कि अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड जो उस पर बताए जाते हैं, इंटरनल कंट्रोल करने के लिए, उनको पॉलिश करने के लिए, यानी कि लोग जो आपके टीचर्स हैं या जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको पॉलिश, उनके कैश होल्डिंग जो कैश है उसको होल्ड करने के लिए, एंड क्या है सेंसिटिव फाइनेंशियल एरियाज, जो सेंसिटिव फाइनेंशियल एरियाज हैं उनके लिए ही आपका आगाही देते हैं। आगे इसको हम देखते हैं ऑडिटिंग के लिए हम देखते हैं, क्योंकि ऑडिट बड़ी खतरनाक चीज़ होती है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इदारे के लिए, उसको हम देखते हैं। इसमें क्या स्टेप नंबर 1 इसका देखते हैं क्या, रिव्यू द सिस्टम पुट इन प्लेस टू ट्रांसमिट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द अकॉर्डिंग department. The first step in the accounting cycle is to gather financial documents such as sale receipts, invoice and bank statement, and forward it to the accounting department for processing. Without timing and reliable information, accounting records can become unreliable themselves, creating discrepancies in a company financial records। यानी कि जो ये एक रिव्यू करना बड़ा ज़रूरी होता है ट्रांसमिशन इन्फॉर्मेशन को। पहला इसका स्टेप जो होता है गैदर करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को, फिर उसके बाद उनकी इन्वॉइसेस को जमा करें, बैंक स्टेटमेंट को जमा करें और उसे फॉरवर्ड करते हैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद क्या होता है, जो है टाइम जो है दिया जाता है जिसमें रिलायबल इंफॉर्मेशन चेक की जाती है, फिर अकाउंट रिकॉर्ड्स उसके चेक किए जाते हैं, फिर जो है अनरिलायबल जो देयरफॉर होते हैं उनको ही अलहदा से किए जाते हैं, और उसके बाद क्रिएटिंग जो है एक कंपनी की जाती है जिसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड को जो संभाल के रखा जाता है। तो ये होता है फाइनेंशियल इसका फर्स्ट स्टेप जो है ऑडिटिंग का। अगर हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, ये क्या है, स्टेप नंबर 2, लुक इनटू द कंपनीज रिकॉर्ड कीपिंग
policies and check to ensure records and being stored properly. Small businesses should be keep at least at electronic photo copy of cash register, tab, cancelling check involved and other financial documents until the end of current accounting period. Make sure that audited records can be assessed quickly to shield light on and पॉलिटिकल इश्यूज दैट अराइजेस. यानी कि जो कंपनी है ये सेकंड स्टेप पे क्या करती है, रिकॉर्ड कीपिंग की पॉलिसीज़ बनाती है, उन्हें चेक करती है और जो स्टोलन चीज़ होती है उसके लिए कभी कुछ छुपी ना हो. स्मॉल जो बिजनेसेस होते हैं इनमें जो है इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो कॉपीज़ और कैश जो है ये टैप किए जाते हैं, कैंसिल किए जाते हैं, चेक्स को, इनवॉइसेस को एंड अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड. जितना जैसे हर कंपनी का अपना हर 6 महीने या साल के बाद हर कंपनी को ये करना पड़ता है, ये रिकॉर्ड होता है, साल में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा ज़रूर करना होता है. ये एक छोटी या बड़ी कंपनी के लिए होता है और इसको मेक श्योर करना होता है कि जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो सही तरह से हो और जो इसके अंदर जो पोटेंशियल इश्यूज़ हैं उनको जो अराइज किए उन्हें उठाया जाता है ताकि वो आगे कि नस्बत जो फाइनेंशियल जो ऑडिटिंग है इसमें प्रॉब्लम ना आए. आगे हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 में. ये क्या है, identify and reviewing each element of the company accounting system including individual T accounting, debit and credit journal entries, the general ledger and current financial statement. Systematic work through the accounting system to ensure that all necessary accounts are present, that T accounts are posted to the general ledger in a timely manner and that the system has the ability to correct human error such as arithmetic mistakes. यानी कि जो स्टेप नंबर 3 इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, रिव्यू किया जाता है एलिमेंट जो कंपनी के जो अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करें. टी यानी कि जिसमें डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग है दोनों आ जाते हैं. उनकी जनरल जो है वो देखें डेबिट और क्रेडिट को जो इसमें देखा जाता है और कि क्या उस कंपनी के जो अकाउंटिंग को पूरी तरह असेस किया जाता है और उसके लेजर को देखा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी देखी जाती है पूरे साल की, हर महीने हर क्या आई है और क्या वो जो है जितना लगाया उसके बराबर है या नहीं, या वो जो चीज़ से पेपरली वर्क था उसको इसमें असेस किया जाता है सिस्टमेटिकली. और उसके बाद नेसेसरी जो अकाउंटिंग प्रेजेंटली जो टी अकाउंट में होते हैं उसको पोस्ट किया जाता है लेजर के साथ और उसकी टाइमिंग को मैनेज किया जाता है. एबिलिटीज़, ह्यूमन रिसोर्स, ये कि इसमें ह्यूमन एरर भी हो सकता है और अरिथमेटिक मिस्टेक भी हो सकती है, उसको भी जो आइडेंटिफाई किया उसको भी डबल चेक किया जाता है. तो इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो. ये 3 स्टेप थे आपसे जो डिस्कस किए. आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. यूँ यानी कि हमारे जो अगला जो है वो स्टेप नंबर 4 इसमें आ रहा है, वो है चेक इन टू द इंस्टीट्यूशन इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज़ टू गाइड द लेवल ऑफ portion they provide from corruption. Internal control policies include things like separation of accounting duties between different employees, looking safer for holding pending bank deposit and password protect account software that track exactly who does what and when. यानी कि इसमें जो है आपकी करप्शन जो है स्टेप नंबर 4 में इसको ख़त्म करने के लिए जो कि जो है इंटरनल जो है कंट्रोल के लिए पॉलिटिक्स को कम करने के लिए जो है ये एक चीज़ जो है ये ऑडिटिंग की जाती है. इससे जो है डिफरेंसेस जो एम्प्लॉयज़ के ये कम होते हैं और जो है पासवर्ड प्रोटेक्शन होती है और सॉफ्टवेयर जो होता है वो जो है बेहतर से बेहतर जो है एग्जैक्टली उस ट्रैक पे जाते हैं जिसके लिए उस कंपनी के लिए बिजनेस के लिए चाहिए. आगे हम चलते स्टेप नंबर 5 पे. ये कंपेयर इंटरनल रिकॉर्ड्स of cash holding income and expenses against external records. Check the company's stores external records and compare select transaction against internal records. Compare purchase receipts sent from supplier from a certain month against an internal purchase record. For example of compares cash registered temps against the revenue record on the books. यानी कि इसमें जो है पूरे का पूरा जो है आपका कच्चा छट्टा जो है वो इनकम और जो है
इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो इसमें पूरी की पूरी होल्डर्स की जैसे कैश जो है वो बता दिया जाता है। उसकी जो एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स बताए जाते हैं, उनकी जो ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, वो पूरी की पूरी इस रिकॉर्ड में जो है एक फॉर्म होता है उसमें जो है दी जाती हैं, और उन्हें कंपेयर करें कि परचेज कितनी और सेल कितनी, और उनके लिए जो टाइम पीरियड ऑफ मंथ जो है जितनी जो सिग्नेचर और जितनी भी चीज़ें वो इसमें की असेस की जाती है, और उसके बारे में जो है आगाही दी जाती है अगर तो कि वो ठीक थी कि नहीं थी। यानी कि इससे जो है दूध का दूध पानी का पानी किसी भी फाइनेंशियल ऑडिटिंग में हो जाता है किसी भी कंपनी के बारे में कि पेपर वर्क था कि रियलिटी। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है, कंपेयर कैश टैप्स अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑन द बुक्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑन द बुक्स के हिसाब से। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके आखिरी स्टेप की तरफ जो कि स्टेप नंबर 6 है, वो क्या, एनालाइज द इंस्टीट्यूशंस इंटरनल टैक्स records and office tax return. The tax records should be keep on 7 years to be on safe side. Borrows through the company's tax receipts from the IRS and compare it against records of tax liabilities and tax paid in the company. According records take a little extra time to review the range of credits and deductions claims on the most recent tax return. Look for areas of dubious reporting such as inflating expense numbers. यानी कि इसमें एनालाइज किया जाता है इंस्टीट्यूशंस के टैक्स रिकॉर्ड होल्डर्स को, उसके रिकॉर्ड जो है ऑफिशियल जो टैक्स रिटर्न दिया है, यानी कि टैक्स फाइलर ने क्या टैक्स दिया है उस बिजनेस के, और क्या वो रिकॉर्ड जो है वो सही बता रही है। तो इस फाइनेंशियल रिकॉर्ड में इसको ये देखा जाता है, उसकी कीप किया जाता है, और ये 60 साल तक कीप किया जाता है, सेफ रखा जाता है इस टैक्स रिकॉर्ड को कि ये ठीक भी है, ये इसमें कोई झूठ मूठ तो नहीं है इसको कि दिखा कुछ रहा है हो कुछ रहा है, और या मिनोपली कोई इसमें की जा रही है। आगे किया है रिसिप्ट इसकी लिखी है IRS जिसे कहते हैं, और अगेंस्ट किया जा रहा है रिकॉर्ड टैक्स के जो लाइबिलिटीज़ हैं और जो टैक्स के वो जो इसकी जो है पूरे अकाउंट को जो रिकॉर्ड को चेक किया जाता है कंपनी के। उसके बाद जो लिटल एग्जैक्ट टाइम को जो इसके रिव्यू किया जाता है, और क्रेडिटर्स और डेबिटर्स को चेक किया जाता है, उनकी क्लेम जो उन्होंने दिए हुए हैं उसको चेक किया कि वो जो है टैक्स रिटर्न के हिसाब से रिसेंटली भी ठीक है या नहीं है। मोस्टली रिसेंट को चेक किया जाता है, जैसे कि पहले 1-2-3 महीनों को जो चेक किया जाता है, लास्ट के 1 महीने अभी भी रिसेंट हुए, और एरियाज दिए जाते हैं जहाँ वो रिपोर्टिंग उसकी की जाती है, जाके देखा कि गोया कि जो कह रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। और इन्फ्लुएंस जो है एक्सपेंस जो है जो इसमें हुए नंबर्स को वो भी देखा जाता है कि जितनी जो नंबर ये कोई क्वालिटी को प्रोडक्ट है उसके जितने आइटम्स हैं वो ठीक है या नहीं है, उसको चेक किया जाता है, डबल चेक किया जाता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक या पॉइंट की तरफ, ये है द एकेडमिक ऑडिटिंग इज फैसिलिटी ड्राइव मॉडल ऑफ ऑनगोइंग सेल्फ रिफ्लेक्ट कोलैबोरेशन टीमवर्क एंड पेयर फीडबैक। इसमें क्या आता है, एलिमेंट्स ऑफ एकेडमिक ऑडिटिंग। ऐसे देखते हैं कि ऑडिटिंग में इंक्लूड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्वेश्चनियर्स, अटेंडेंस एट ऑलरेडी स्केड्यूल्ड मीटिंग्स, डॉक्यूमेंट रिव्यू एंड एजेंडा, minute trails. The detailed program of activities will reform the methodology set out by the audit team in the audit प्रपोजल। यानी कि जो इसमें एलिमेंट्स है इसमें ऑडिटिंग की जो है इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो कि एक ऑडिट इंक्लूड करता है उसका इंटरव्यू कब हुए हैं, क्वेश्चनियर्स जो है पूरे के, और जो अटेंडेंस है जो एम्प्लॉयज़ की वो थी या आरसी लगाई हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो इसमें डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए जाते हैं, उसके बाद उन्हें रिफ्लेक्ट किया जाता है उसकी मेथडोलॉजी को देख के, और ये और सब कुछ जो होता है ये टीम जो ऑडिट प्रपोजल वाली जो है वो प्रेजेंट करती है। आगे अपॉन completion of the audit team agrees a draft report. इसमें क्या है, this draft is then sent to the head of school unit where the audit took place and other staff as appropriate, primary for fiscal correction only where it is clearly documented that an error or a fact that incorrect inflated the audit team finance will the audit team refer a report to the extent that its finding are aimed against it is for the team leader with the assistance and advance
फर्दर टू आइडर द रिपोर्ट, यानी कि इसमें ड्राफ्ट जो है स्कूल हेड और स्कूल जो यूनिट के बारे में बताया जाता है, एक ऑडिटर भेजता है कि जो इसमें करेक्शन नहीं हुई ये तो वो इसके स्कूल के हेड प्रिंसिपल को या उसके ऑफिस में भेजा जाता है कि भाई ये करेक्शन करने, ये जो लिखा हुआ कुछ है कुछ तो ये या ये किसी बाय मिस्टेक ह्यूमन एरर से हो गई तो उसको करेक्ट करने के लिए भेजा जाता है। और जो है क्लियर डॉक्यूमेंटेशन की जो एरर है उनको इनकरेक्ट को वो जो इन्फ्लुएंस जो होता है वो ऑडिटर जो ऑडिटर है वो इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं अपनी टीम के जरिए, वो स्कूल या डिपार्टमेंट की अपनी रिपोर्ट के जरिए वो बताता है कि लिखा हुआ कुछ था वो कुछ, और जो टीम है इसके लिए वो असेस करती है, एडवाइस करती है और फर्दर जो है वो एडिटिंग को जो है रिपोर्ट के जरिए शाये करती है। आगे हम चलते हैं पर्पज़ ऑफ द ऑडिटिंग, पर्पज़ ऑफ एकेडमिक ऑडिटिंग। ये एकेडमिक ऑडिटिंग की पर्पज़ क्या है भाई, ये हम समझना चाहते हैं। The following are the major objectives of auditing, academic auditing. Number 1 क्या है हमारे पास, to understand the existing system and assess the strengths and weaknesses of departments and administrative units and to suggest the methods for improvement for overcoming the weaknesses while teaching, learning and evaluating and studying sports and progression। यानी कि जो ऑडिटिंग का पर्पज़ है वो बेसिकली ये है कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस किसी भी डिपार्टमेंट के बताना, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट को सुजेस्ट करना कि जो और उन्हें इम्प्रूव करना किस तरह से जो अपनी टीचिंग, लर्निंग और इवेल्युएटिंग करके जो स्टूडेंट है अपनी जो है सुपरियर अपने प्रोग्राम को कैसे बेहतर बना सकता है स्कूल अपने बिजनेस को बेहतर करने के लिए। इसमें क्या है, नंबर 2 क्या है, टू वैल्यूएट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज इश्यूज कंसर्न विद लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑटोनॉमी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि ये जो इसमें वैल्यूएशन का बताया जा रहा है कि जो ऑप्टिमम यूज़ यानी कि बेहतर यूज़ जो है बेहतरीन यूज़ ये कि कैसे जो है यूटिलाइज़ किया जाता है फाइनेंशियल और फाइनेंस को यूज़ करते और रिसोर्सेज को एक इस स्कूल के बिजनेस के हिसाब से उसके जो इश्यूज़ हैं उसको एक लीडरशिप यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है यानी प्रिंसिपल वगैरह कैसे लीडरशिप यूज़ करके उसे बेहतर करते, ऑर्गेनाइजेशन यानी टीचर जिसमें सारे के सारे आ जाए, स्टूडेंट आ जाते हैं, सारे लोग आज कैसे ऑर्गेनाइज है और इससे फंक्शनल ऑटोनॉमी कैसे वो चल रही है और इसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे चल रही है, इसे देखा जाता है। इसमें जो है ऑडिटिंग जो है वो इस पर्पज़ की खातिर होता है। ये सारे जो इसके बुनियादी जुज़ हैं। आगे द सजेशन मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। जो ये ऑडिटर है ये जब एकेडमिक ऑडिटिंग का पर्पज़ ये होता है वो सजेस्ट करता है कि मेथड्स बताता है इम्प्रूव करने के लिए मैनेजिंग क्वालिटी इन हायर एजुकेशन के हायर एजुकेशन में और अच्छी इम्प्रूव कैसे आता है। आगे हम चलते हैं द नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये है द पीयर रिव्यू। अब ये क्या होता है, ऑडिटर आर वॉलंटियर्स preliminary faculty who receive trainings on educational quality process and audit methods। यानी कि जो ऑडिटर्स होते हैं ये एक वॉलंटियर होते हैं जो कि चेक कर रहे होते हैं ट्रेनर्स ट्रेनिंग करते हुए कि उनकी क्वालिटी किस तरह की और ऑडिट मेथड्स क्या किए गए हैं किसी भी पेयर्स के दरमियान। यानी कि जो टीचर है आपस में उनकी क्या जो है कम्युनिकेशन है, गैप तो नहीं है, बेहतरीन है, वो ये बैठ के एज ए वॉलंटियर तरीके से ये करते हैं। आगे है ऑडिट टीम 2 to 4 members may come from and public and private institutions including outer higher education as long as each audit participate in formal training experiences। यानी कि जो ऑडिटर की टीम है वो 2 या 4 मेंबर्स के अंडर होती है। ये पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट में इंस्टीट्यूशन से भी हो सकते हैं और ये करते हैं हायर एजुकेशन को। जैसे HSC का इनका होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है ये ऑडिटिंग करने स्कूलों में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं लेवल पे, तो इसके लिए होता है एज लॉन्ग ऑडिटिंग की जाती है पार्टिसिपेशन फॉर्मल और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो है करने के लिए। आगे हमारे पास है कि वो मयारी है या नहीं। आगे ऑडिट विजिट्स आर टिपिकली 1 डे। ये जो ऑडिट का विजिट होती है ये 1 दिन के लिए ज़्यादातर होता है कि पूरा दिन वो देखते हैं किस तरह से पूरा सिस्टम जो एक स्कूल का चल रहा है, तो उसे जो है उस निज़ाम को समझने के लिए वो एक ऑडिटर जो अपनी टीम के साथ विजिट करने जा रहा है। आगे ऑडिटर्स मीट विद
डिपार्टमेंटल लीडरशिप, फैकल्टी, स्टूडेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, यानी कि ऑडिटर जो होते हैं ये जब जाते हैं तो मिलते हैं लीडरशिप से यानी प्रिंसिपल वगैरह से, और स्टेक होल्डर से जो जिनकी वजह से जिनके पैसों से वो स्कूल चल रहा है, फैकल्टी से जो ये पूरी टीचर वगैरह उस्ताद जो इनकी फैकल्टी, फिर स्टूडेंट जो वहाँ स्टूडेंट है किसी क्लास में बैठ जाते हैं उनसे सलाम दुआ करते हैं। तो इस तरह से ये सारा जो ऑडिटर चलते हैं कि उन्हें समझ है इससे आती बेसिकली इन्वायरमेंट किस तरह उस स्कूल या उस जगह की है, बिल्कुल आगाही हो जाती है। ये एक बड़ी चीज़ है कि अगर बनावटी भी है तो बनावटी नहीं कुछ ना कुछ समझ आ जाती है अगर बनावटी भी हो, तो ये बड़ी अच्छी ऑडिटिंग चीज़ होती है जो ऑडिटर्स को समझ आ रही है। चूँकि ऑडिटर्स लिखा है तो ये बहुत सारे होते हैं, तो ये मुख्तलिफ जरा पे मुख्तलिफ एरियाज़ में अपना अपना काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो अपनी रिपोर्टिंग बना रहे होते हैं। आगे ऑडिटर्स आस्क क्वेश्चन सिमिलर टू द सेल्फ स्टडी क्वेश्चन साइटेड अबाउट, वही बात जो मैंने भी आपको बताया कि ये क्वेश्चन आस्क करते हैं अपनी सोच यानी जो इन्हें पीछे से गाइडेंस दी जाती है इनके इंस्टीट्यूट में कि वो जिससे जो इंटेरोगेशन जो स्कूल के बारे में बेहतरीन हो जाए और आगाही हो जाए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो वो है जी द पेयर्स रिव्यू। इसमें क्या है, पेयर्स रिव्यू के लिए रिपोर्ट लिखी जाती है, जो ऑडिटर्स लिखते हैं उसमें आते हैं हाईलाइट्स एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लेनरी प्रैक्टिस, फिर क्या है नोटिंग एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कि किन एरियाज़ को इम्प्रूव किया जाए, हाईलाइट किए जाते हैं जो प्रैक्टिस जो करनी चाहिए। फिर क्या है, इवेल्युएट एंड डिपार्टमेंट्स अप्रोच टू एजुकेशनल क्वालिटी प्रैक्टिस, रिपोर्ट एवेल्युएट करते हैं कि डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस किस तरह की है, एजुकेशन क्वालिटी की है या नहीं है, उसकी क्वालिटी का मैयार इसमें जो है वो चेक किया जाता है। आगे इफ़ द प्रोग्राम इज़ बीइंग एवेल्युएटेड फॉर अ परफॉर्मेंस फंडिंग पर्पस द रिपोर्ट स्पेसिफिकली एड्रेस एंड नॉट मीट किट ऑन द परफॉर्मेंस फंड समरी शीट, यानी कि अगर ये जो स्कूल है या ये जो बिज़नेस वाला है अगर पता चल जाए कि ये किसी की फंडिंग पे चल रही है कि तो वो हम कहेंगे और तो ये पता चलता है कि ये मीट नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड से, तो ये जो है ये जो है इसके बारे में जो है लिख देता है एक ऑडिटर पेयर्स के बारे में। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट एकेडमिक ऑडिटर। इसमें बता रहे हैं जी डिफाइनिंग नंबर 1 पे डिफाइनिंग क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ आउटकम के, जो ये जो पेयर्स रिव्यू है इसमें आउटकम इसका क्या है, तो ये कहते हैं जी लर्निंग आउटकम शुड प्रिटेन टू व्हाट इट और विल बिकम इम्पोर्टेंट फॉर द डिपार्टमेंट्स स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनको जो है ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का फ़ायदा हो रहा है वो इम्प्रूव वो स्टूडेंट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसको चेक किया जाए। फिर जो है नंबर 2 पे फोकस ऑन प्रोसेस, डिपार्टमेंट शुड बी एनालाइज हाउ टीचर्स टीच, हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड हाउ टू बेस्ट अप्रोच लर्निंग असिस्टेंट्स, ये इसके बारे में देखा जाता है कि लर्निंग असिस्टेंट्स मिल रही है, स्टूडेंट्स जो है लर्न कर भी रहे हैं नहीं करे, पूरे का ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड जो कुछ भी प्रोजेक्ट चल रहा है सब कुछ चाहिए। फिर है वर्क कोलैबोरेटरी नंबर 3 पे, ये टीम वर्क एंड कंज्यूमर्स लीड टूल फैकल्टी ownership of and responsibility for all aspects of the curriculum and make everyone accountable for the success of students, यानी कि इसमें पूरा का पूरा टीम का कोलैबोरेशन दिखाया जाएगा उनकी लीडरशिप के, और वो ऑन किस तरह करते हैं एक पेयर जो होता है अपनी कोलैबोरेशन किस तरह से टीचर को ग्रुप देके किस तरह से सक्सेसफुल हो करते हैं कोलैबोरेशन है कि वो और वो अकाउंटेबल होते हैं अपने स्टूडेंट की सक्सेस के लिए। तो इसका पूरा करिकुलम के हिसाब से वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ये पूरे का पूरा जो है वर्क कोलैबोरेशन में जो है कोलैबोरेटरी देखा जाता है, इसे हम कहते हैं वर्क कोलैबोरेटरी। आगे हम चलते अपने पॉइंट नंबर 4 में ये है बेस डिसीजन ऑन एविडेंस। इसमें क्या है, डिपार्टमेंट्स शुड कोलैबोरेट डेटा टू फाइंड आउट व्हाट स्टूडेंट्स नीड एंड हाउ स्टूडेंट परफॉर्म, कि स्टूडेंट की ज़रूरियात क्या हैं और वो किस तरह परफॉर्म करें, ये जो है इसमें देखा जाता है। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये इसका 5 नंबर पॉइंट है, ये स्ट्राइव फॉर कोहेरेंस, कोर्स शुड बिल्ड अपॉन अनदर टू प्रोवाइड नेसेसरी ब्रेथ एंड डेप्थ, यानी कि कोर्स जो है इसे बिल्ड किस तरह से किया जाता है कि स्टूडेंट को समझ आए। ये स्ट्राइव जो है यानी कि कोशिश की जाती है, यानी कि एजुकेशन जैसे हम कहते हैं एक जिहाद है और कोरियन जो है एक स्ट्रेट पाथ है डायरेक्शन के लिए, उसको कोरेसिव तरीके से किस तरह से जो है ये पेयर्स जो है ये रिव्यू इसमें की जाती है। आगे है नंबर 6 पे लर्न फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिस, ये क्या है, फैकल्टी शुड सीक out good practice in collaborative department and institution and adopt the best to their own
करिकुलमिनिस्ट्स, यानी कि जो लर्न किया जाता है बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी किया जाए कि करिकुलम जो है, जो फैकल्टी है वो ओन जो है वो अपने डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशन है कैसे उसे अडॉप्ट करना, कैसे उसे परफॉर्म करना, कैसे उसे फंक्शन ले आते हैं गुड प्रैक्टिस से अपने स्टूडेंट के लिए, ये शुड भी उसको सीख किया जाता है इसमें। उसके बाद नंबर 7 है मेक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रायोरिटी। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को प्रायोरिटी कैसे बनाया जाए, इसमें क्या है, डिपार्टमेंट शुड कंटिन्यूसली एंड कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू इम्प्रूव टीचिंग है ना। तो क्या होता है इसमें, जो टीचर्स हैं, टीचिंग और लर्निंग जो है ये कंटिन्यूसली एक इम्प्रूवमेंट जो है एक प्रोसेस है, और ये डिपार्टमेंट जो है इस पर कंटिन्यूस जो है फोकस करते हैं, तो ये होता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है ऑडिट रिपोर्ट हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्मल कंपैरिजन। नंबर 1 क्या है इसमें, टाइटल ऑफ द ऑडिट, किस चीज़ के ऊपर जो ऑडिट किया जा रहा है उसके ऊपर टाइटल दिया जाता है। फिर है मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम, कितने ऑडिट 2 हैं या 4 हैं, कितने उनके नाम दिए जाते हैं। फिर है टीम ऑफ रेफरेंस फॉर द पर्टिकुलर, उसके रेफरेंस दिए जाते हैं उस टीम के कि उनकी रेफरेंस के क्या वो जॉब करते हैं, क्या उनकी पास्ट है जो भी है। फिर है द मेथडोलॉजी ऑफ द पर्टिकुलर ऑडिट, जो है मेथडोलॉजी किस तरह के मेथड को उन्होंने अपनाया, यूके यूएसए का जो है वो मेथड है या उनका अपना है, क्या है, ट्रेडिशनल है या नॉन ट्रेडिशनल है, वो सारा जो है ये इसमें बयान करते हैं। आगे हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, अपने टॉपिक के एडमिनिस्ट्रेटिव एवेल्यूएशन। इसमें क्या है, द एवेल्यूएटिंग सिस्टम शुड इंक्लूड, एवेल्यूएटिंग सिस्टम में क्या होना चाहिए, नंबर 1 क्या है कि इन्हें फोकस करना चाहिए, आप फोकस ऑन सोशल स्कूल इम्प्रूव, क्या फोकस करना है, स्कूल के इम्प्रूवमेंट की तरफ। फिर क्या करें, बी परफॉर्मेंस बेस, ये कि जो इम्प्रूवमेंट हो परफॉर्मेंस बेस्ड हो, परफॉर्मेंस के ऊपर बुनियाद पे हो। इंक्लूड द एवेल्यूएशन इंडिविजुअल, इसमें इंडिविजुअल की इनपुट जो है वो चेक की जाए। फिर है टू बी एग्री अपॉन द इन्वॉल्व स्टेक, इसमें जो है एग्री स्टेक होल्डर एग्री करते हैं कि नहीं करते, पैसे लगाने के लिए नहीं लगाने के लिए, कम या ज़्यादा उनके पूरे जितने भी शेयर्स हैं उसको जो है इसमें देखा जाता है कि और उनको बांटा जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के हिसाब से स्कूल में। आगे बी रेलिवेंट टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स फंक्शन एंड टास्क, उनके एडमिनिस्ट्रेटर के जो फंक्शन है और टास्क है वो इसमें रेलिवेंट स्कूल के हिसाब से हैं यानी ये बताए जाते हैं। फिर बी इन लाइन विद लोकल एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स, के जो एक्सपेक्टेशन जो है स्टूडेंट जो है लोकल जो है उनके पेरेंट्स की पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, और उनके गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यानी उनकी एजुकेशन के बारे में तो से जो है उस लाइन पे जो है काम किया जाता है। आगे प्रमोट communications and collaboration among all administrations, promote growth and leadership, clearly depend assessment procedures, ensuring frequency of assessment and feedback। इसमें जो है प्रमोट के कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होनी चाहिए, साथ मिलना जुलना होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इसे देखता है कि इसकी ग्रोथ जो है लीडरशिप की क्लियरली हो रही है कि नहीं हो रही, और उसे असेस किया जाता है, उसके लिए प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी चेक की जाती है, और ये किस तरह से जाती है, असेस की जाती है फीडबैक से, स्टूडेंट टीचर एवेल्यूएशन फॉर्म से कि स्टूडेंट कैसा समझते हैं टीचर और जो आपस में क्या इनकी एवेल्यूएशन। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है होल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स अकाउंटेबल एंड रिव्यू इफेक्टिव लीडरशिप, यानी कि होल्डर्स जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अकाउंटेबल होते हैं रिवॉर्ड के इफेक्टिव लीडरशिप के लिए, कि जिस स्टूडेंट या जिस टीचर ने अच्छा परफॉर्म किया उसको रिवॉर्ड दें और इफेक्टिवली दें, और अपनी लीडरशिप को दिखाएं कि वो अकाउंटेबल हर चीज़ को देखने के लिए उनका नज़रिया किसी की फेवर की तरफ नहीं है, वो परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो ये या वो किसी और चीज़, तो इसमें बेस्ट चीज़ हो रही है परफॉर्मेंस की क्वालिटी को जो है एक लीडर देखता है और उसे इफेक्टिव जो है करता है। तो आगे फ़ी अमानिल्लाह हमारा जो है ये टॉपिक ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़, गुड लक टू योर एग्ज़ाम। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देखना आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।